नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी ममाज बॉय लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए कहानी का आनंद उठाइए। वो महिला जाने के लिए उठी ही थी कि मनोज दफ्तर से लौट आया। दरवाजे में ही सामना हो गया। उन्होंने नमस्ते की। मनोज ने गर्दन की हल्की सी जुम्बिश के साथ उसका उत्तर दिया और भीतर चला गया। मनीषा उन्हें छोड़ने गेट तक चली गई। मैं असमंजस में कुछ देर खड़ी रही, फिर कुर्सी पर बैठ गई। मनीषा उन्हें विदा करके लौटी। तब तक मनोज भी फ्रेश होकर आ गया था। छूटते ही बोला, ये नौटंकी यहाँ क्यों आई थी? छी, अपनी नहीं उनकी उम्र का तो ख्याल कीजिए। मनीषा के स्वर में हल्का सा रोष था। सॉरी, अब यह बताओ यहाँ क्यों आई थी? नाटक की टिकट बेचने। उनका क्लब कैंसर पीड़ित गरीब महिलाओं के लिए चैरिटी शो कर रहा है। नटरंग ग्रुप उनके लिए हाय बदन प्रस्तुत कर रहा है। कितने टिकट लिए? 2। मौसी जी बोली, तुम दोनों चले जाना, मैं बच्चों को देख लूँगी। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। तो आप घर पर रुक जाना, मैं और मौसी चले जाएंगे। मनोज का चेहरा तमतमा गया था। किसी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ा। मनीषा, ऑफिस से लौटे पति से कोई बात मनवानी हो तो पहले उसके सामने गर्मा गर्म चाय नाश्ता परोसना चाहिए। सॉरी मौसी जी, मुझे याद ही नहीं रहा। कहते हुए मनीषा उठी और किचन में चली गई। मनोज ने एक पेपर उठा लिया और उसमें सिर डालकर बैठ गया। मुझे बड़ा अजीब लगा। सुबह जब मैं पहुंची थी तो वह ऑफिस जाने की तैयारी में था। मुझे यूं अचानक आया देखकर मनीषा का चेहरा आश्चर्य और खुशी से खिल उठा था। पर इस बंदे ने गहन गंभीर स्वर में बस इतना ही कहा था, आप अचानक कैसे आ गई? खबर कर देती तो मैं स्टेशन पर आ जाता। इतना कहकर वह निकल गया था। ठीक है, उस समय बात करने का समय भी नहीं था। दफ्तर को देर हो रही थी। पर अब तो फुर्सत में हो भाई, अब तो बोलो, कुछ मेरे हालचाल पूछो, कुछ अपने बताओ। ये क्या कि सुबह पढ़ा हुआ पेपर फिर पढ़ने बैठ गए। बैठे बैठे मैंने मेज पर रखी पत्रिकाएं पलटना शुरू कर दिया। अरे वाह, ये अमृत कलश, साधना, संदीपनी वगैरह पत्रिकाएं तुम्हारे यहाँ अब भी आ रही हैं? हाँ, और आती रहेंगी। उसने चेहरे पर से पेपर हटाते हुए कहा, ये मम्मी की प्रिय पत्रिकाएं थीं। इस घर में उनका स्थान हमेशा रहेगा। अच्छा है ना, इसी बहाने मम्मी की याद ताज़ा हो जाती होगी। मम्मी को याद करने के लिए मुझे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है, उसने तुनक कर कहा। ये सिर्फ इस बात का द्योतक है कि मम्मी इस घर की मालकिन है और उनकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं चुप हो गई। कहती भी क्या, उसी ने बात आगे बढ़ाई। इसी के चलते मैंने बरसी हरिद्वार जाकर मनाई। मम्मी को इन कर्म कांडों में जरा भी विश्वास नहीं था। मेरा बस चलता तो मैं 13 भी वहीं जाकर मनाता, पर ताऊ जी लोगों ने इतना दबाव बनाया कि सारे स्वांग करने पड़े। झुंड के झुंड लोग आ गए थे। उनके लिए कुछ तो करना था। मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने कहा, देखो बेटा, ये जो झुंड के झुंड लोग आते हैं वे कोई बाहर के नहीं होते, वे अपने ही होते हैं। अपना पैसा और समय खर्च करके वे इसलिए आते हैं कि दुख की इस घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े हो सकें, दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकें। दिवंगत के प्रति उनकी कैसी श्रद्धा थी सब पता है, उसने घुटी आवाज़ में कहा। फिर मैं चुप हो गई। कहने को अब था ही क्या। रात को बड़ी देर तक नींद नहीं आई। मनोज के बारे में ही सोचती रही। कितना बदल गया है यह लड़का। बचपन में कितना बातूनी और स्नेहिल हुआ करता था। मौसी लोगों का पल्ला ही नहीं छोड़ता था। इस पीढ़ी की पहली संतान होने के कारण घर भर का लाडला भी था। फिर वह धीरे धीरे हिचकने लगा। हमने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। पढ़ाई के कारण, नौकरी के कारण बच्चे दूर होते जाते हैं। शादी के बाद उन्हें अपने बीवी बच्चों को भी वक्त देना पड़ता है और फिर हम लोगों की अपनी गृहस्थी है। ज़्यादा सोचने के लिए वक्त ही कहाँ है। लेकिन आज का उसका
व्यवहार इतना रूखा था कि मुझे अखर ही गया। सुबह ही मैंने कहा था कि तुम लोगों से मिलने का बहुत मन हो रहा था, इसीलिए मैं बरसी की प्रतीक्षा कर रही थी। पर जब तुम लोगों ने अकेले ही हरिद्वार में श्राद्ध संपन्न कर लिया तो मुझसे रहा ही नहीं गया। पहली फुर्सत में मैं तुमसे मिलने चली आई। मेरी बात सुनकर उसने एक बार भी नहीं कहा कि मौसी आप आ गई, बहुत अच्छा किया, हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे। बल्कि उससे ज़्यादा प्रसन्नता तो उसकी बीवी ने व्यक्त की थी। तो क्या मेरा शुमार भी झुंड के झुंड लोगों में हो गया था? दूसरे दिन सुबह हम लोग नाश्ता कर रहे थे कि मेहरी ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मैडम जी मैं जा रही हूँ। अच्छा राधा, मनीषा ने कहा और हमारे लिए चाय डालने लगी। मेहरी के जाते ही मनोज ने कहा, बस यहीं से बैठे बैठे टाटा कर दिया करो। तो क्या करूं, दरवाजे तक छोड़ने जाऊं? कम से कम पीछे मुड़कर एक बार देख तो लिया करो कि उसके हाथ में क्या है। हरदम एक थैला टांगे रहती है, पता नहीं क्या क्या ले जाती है। क्या ले जाएगी? 4 घर काम करती है, वहाँ का बचा खुचा खाना घर ले जाती है। बेचारी को 3 बच्चे पालने हैं। पति तो घर में 1 पैसा नहीं देता, सब शराब में फूंक देता है। कमोबेश सभी काम वालियों की यही कहानी होती है। मैंने कहा, क्या पता कितनी कहानी होती है और कितनी सच्चाई। ये लोग मेलो ड्रामा करने में माहिर होती हैं, लोगों की इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती हैं, और हमारी श्रीमती जी तो दया का भंडार है। मनीषा कुछ कहने को ही थी कि मैंने टोक दिया, मनीषा चाय बहुत अच्छी बनी है। और है क्या? अभी बना लाती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। और वह उठ गई। मैंने चैन की सांस ली। चाय मेरी मत बनाना, मनोज ने पुकार कर कहा, मैं बस निकल रहा हूँ। और अपना टिफ़िन और बैग उठाकर वह चल दिया। मनीषा चाय लेकर आई तो बोली, मौसी जी आपने देखा ना, बिल्कुल मम्मी जी की तरह होते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मम्मी जी की आत्मा उनके लाडले में आकर बस गई है। उन्हें भी तो लगता था कि मैं घर लुटाए दे रही हूँ, इनका भी यही ख्याल है। मनीषा की यह बात मुझे सुनने में अच्छी नहीं लगी, पर वह गलत भी नहीं थी। पुरुष जब इन छोटी बातों में दखल देते हैं तो सचमुच बड़ी कोफ्त होती है। अब आप ही बताइए मौसी जी कि सुबह मैं बच्चों को तैयार करूं, इनका टिफ़िन बनाऊं या राधा का पहरा दूं? कहते हैं साबुन की पूरी बरनी उसके हवाले कर देती हो। पता नहीं कितना डालती है, कितना ले जाती है। विज्ञापनों का हवाला देते हैं कि एक विम बार महीना भर चलता है, तुम्हारे घर में 15 दिन में ही समाप्त हो जाता है। इतनी बारीक नज़र है उसकी। अरे कुछ न पूछिए, एक दिन जमादारिन मेरी दी हुई साड़ी पहनकर आई तो इतना नाराज़ हुए, बोले इतनी अच्छी साड़ी तुमने उठाकर जमादारिन को दे दी, हद करती हो। अब बताइए, दिवाली पर साड़ी देनी थी तो अच्छी ही दूंगी ना। मेरा तो मन हो रहा था कि मम्मी जी की 1 आध साड़ी दे दूं, पर अच्छा हुआ नहीं दी, ये तो मेरे प्राण ही ले लेते। छी, कैसी बात करती हो? सच कह रही हूँ मौसी जी, अजीब से होते जा रहे हैं। मैं ठेले वाले से सब्जी लेती हूँ ना, तो बरामदे में बैठे मुझे ताकते रहते हैं, और जैसे ही मैं भीतर आती हूँ शुरू हो जाते हैं, ज़रा भाव ताव किया करो। वो जो मांगता है उठा कर दे देती हो, और तौल पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। सड़क पर पता नहीं कौन से खेल तमाशे देखती रहती हो। इससे तो अच्छा है खुद ही खरीद लेना। नहीं नहीं, वो कैसे खरीदेंगे, वे तो राजकुमार हैं ना। ठेले वाले से एक किस्सा याद आ गया, सुनाऊं? मनीषा एकदम मूड में आ गई थी। लगता था बहुत दिनों से उसने किसी से खुलकर बात नहीं की थी। आज अच्छा मौका था, पूरी आज़ादी थी। घर पर न पति थे न बच्चे। एक दिन मैं सब्जी ले रही थी कि सामने वाली आंटी भी आ गई, मुझसे हालचाल पूछने लगी। ठेला वाला चला गया तब भी हमारी बातचीत जारी ही थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई ये मुझ पर बरस पड़े। तुम क्या मेरी माँ के मरने का इंतज़ार कर रही थी कि इस औरत से दोस्ती कर सको? मतलब उनसे मम्मी जी का अबोला था ना। अब बताइए, मम्मी जी की उम्र की कोई महिला आगे आकर मुझसे बोलती है तो मैं उन्हें झिड़क तो नहीं सकती ना। मेरी तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है,
पर ये अबोला क्यों था? क्या पता, कॉलोनी की आधी औरतों से तो उनकी खटपट थी, अबोला था। और फिर लोगों ने, और जिन लोगों से उन्हें चिढ़ थी, उनके बेटे को भी उन लोगों से एलर्जी थी। पर दीदी ऐसी झगड़ालू तो नहीं थी, झगड़ालू नहीं थी, पर किसी किसी के लिए उनके मन में गांठ पड़ जाती थी, पता नहीं क्यों। एक किस्सा सुनाती हूँ। पापा जी की जब डेथ हुई, उनके एक कलीग अमेरिका में अपने बेटे के पास गए हुए थे। लौट कर आए तब उन्हें इस हादसे का पता चला। दोनों पति पत्नी फ़ौरन मिलने चले आए। उनका फ़ोन आते ही मम्मी जी ने साफ कह दिया वे बाहर नहीं आएंगी, वे किसी से मिलना नहीं चाहती। वे लोग आए तो मैंने बहाना बना दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वे सज्जन तो बाहर बैठे रहे। श्रीमती जी हालचाल पूछने कमरे में चली आईं। श्रीमती जी हालचाल पूछने कमरे में चली गईं। मम्मी जी आराम से कुर्सी पर लेटे लेटे पुस्तक पढ़ रही थी। मेहमान देखकर उन्होंने पुस्तक तो रख दी, पर न उठी न कुछ बोली। बस टुकर टुकर 2-4 औपचारिक वाक्य बोलकर वो महिला बाहर निकल आई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी। मैंने उनसे खूब माफ़ी मांगी, पर वे बोली, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? यह तो अपेक्षित ही था। वे कभी हम लोगों से बात नहीं करती। शादियों, ऑफिस के फंक्शंस में हम लोग मिलते रहे हैं, पर उन्होंने कभी बात नहीं की, बल्कि आज करती तो मुझे आश्चर्य होता। इसीलिए मैंने मना भी किया था, पर पतिदेव नहीं माने। बोले, ऐसे मौक़ों पर पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। वैसे बात कुछ थी भी नहीं, पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता था। मनीषा, कई बार लोग हीन बोध से इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि सारी दुनिया उन्हें शत्रु लगने लगती है। पर हीन बोध क्यों, किस लिए? लोग भूल जाते हैं कि उनके पास क्या खूबियां हैं, बस अपनी खामियों को लेकर बिसूरते रहते हैं। अब ये हमारी दीदी को ही देख लो। शादी से पहले इतना अच्छा गाती थी, स्कूल में कॉलेज में हमेशा इनाम पाती थी। रिश्ते की शादियों में, मोहल्ले के गणेशोत्सव में, दादी के सत्संग मंडल में उनकी बड़ी मांग होती थी। कढ़ाई बुनाई में माहिर थी, उनके हाथ की सफाई देखते बनती थी। कितनी सुंदर अल्पना डालती थी। तीज त्योहार पर पूरे घर को पूर देती थी। उनकी रसोई की निपुणता तो तुमने भी अनुभव की होगी। हाँ, खाना बनाना तो मैंने यहीं आकर सीखा है। पर आप बता रही थी कि मम्मी जी बड़ा अच्छा गाती थी। मैंने तो उन्हें कभी गुनगुनाते भी नहीं सुना। वही तो बता रही हूँ, शादी के बाद उनकी सारी खुशियों में जैसे जंग लग गया। उसका कारण भी है। तुम तो जानती हो, हिंदुस्तान में नई बहू की गुणवत्ता परखने के 2 मानदंड हैं, रूप और रुपया। हम मध्यम वर्गीय माता पिता की संतानें हैं। अपनी 3 बेटियों की शादियां उन्होंने खूब धूमधाम से की, पर बोरी भर कर रुपया नहीं दे सके। हम दोनों की ससुराल में पैसों की अहमियत ज़्यादा थी। रुपयों की कमी को पाटता है रूप। और तुम तो जानती हो कि हिंदुस्तानी व्यक्ति के लिए रूप का पर्यायवाची है रंग, गोरा रंग। दीदी यहीं मात खा गई। उनके नाक नक्श तीखे थे, आंखें बड़ी बड़ी कजरारी थीं, बाल घने लंबे काले थे, कद काठी सुडौल थी। पहनने ओढ़ने का सलीका उनके पास था, पर उनका रंग जरा दबा हुआ था। इस एक कारण से उनके सारे गुण फीके पड़ गए। इसी कारण शायद ससुराल में उनका यथोचित स्वागत नहीं हुआ। उन्हें आलोचना और उपेक्षा सहनी पड़ी। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, पर समझ में तो आता है ना। नई नवेली का उल्लास कभी उनके चेहरे पर झलका ही नहीं। वे मन ही मन बुझ गई थी जैसे। अगर पति का सहानुभूति भरा हाथ पीठ पर हो तो औरत सारी अवहेलना और उपेक्षा झेल जाती है। पर जीजाजी के लिए क्या कहूँ, कई पुरुषों के पास वह सोच, वह समझ होती ही नहीं है। दीदी धीरे धीरे अपने आप में सिमटती चली गई, अपने रखरखाव के प्रति उदासीन हो गई। साज श्रृंगार से उन्हें विरक्ति सी हो गई। हम दोनों बहनें उन्हें खूब डांट लगाती, कहती कि दुनिया भर की औरतें हमेशा जवान बनी रहने के लिए तरह तरह के जतन करती हैं, कैसे कैसे नुस्खे अपनाती हैं, पर तुम हो कि असमय बुढ़ापे को निमंत्रण दे रही हो। हम उन्हें ब्यूटी
टिप्स देते, उपटन बना कर देते, तरह तरह के क्रीम ला कर देते, पर सब व्यर्थ हो जाता था। मौसी उन्हें जैसे भी रहना था वह उनका अपना फैसला था, उससे किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती। पर होता क्या था कि जो लोग टिप टॉप स्मार्टली ड्रेसअप होती, स्टाइलिश लुक में नज़र आती, उनसे मम्मी को चिढ़ हो जाती। वे उन्हें तरह तरह के नाम दे डालती, छम्मक छल्लो, हीरोइन, मिस इंडिया, फेयर एंड लवली, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो उनका तकिया कलाम था। अब मुश्किल ये है कि ये भी उन्हीं की तरह सोचने लगे हैं। रोज़ तो आप देख ही रही हैं मैं कितनी सादगी से रहती हूँ, पर कहीं फंक्शन में जाने के लिए तैयार होती हूँ तो इतनी टोका टोकी करते हैं कि क्या बताऊँ। इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई, साउथ इंडियन हीरोइन की तरह बड़ा लंबा सा गजरा क्यों लटका लिया है, ये झुमके तुम्हारे चेहरे से भी बड़े लग रहे हैं। सुन सुनकर बोर हो जाती हूँ, सारा मूड हवा हो जाता है। लगता है अगर यही हाल रहा तो एक दिन मैं भी मम्मी जी की तरह निस्संग हो जाऊंगी। ए लड़की, खबरदार जो ऐसा किया, बहुत पिटोगी। मैंने उसे प्यार से डपट दिया। वह हंस पड़ी और मुझसे लिपट गई। मुझे मनीषा पर बड़ी दया आ रही थी। इतनी प्यारी लड़की है, ऐसे सन की सोल्जर के साथ कैसे निभा रही है, ईश्वर जाने। मेरी लेकिन उसने खूब खातिरदारी की, मुझे खूब घुमाया, मॉल ले गई, बिरला मंदिर में दर्शन कराए, शहर की मशहूर चाट खिलाई। बच्चे स्कूल में थे, उतनी देर में हम लोगों ने एक मैटनी देख ली। उसका बहुत मन था एक रात कहीं बाहर खाने का, पर मनोज के पास समय ही नहीं था। उसकी मेरी मुलाकात सुबह नाश्ते के समय होती या फिर रात को खाने की मेज़ पर। बाहर खाना खाने का मुझे ख़ास शौक़ नहीं था, पर ड्राइंग रूम में बैठकर देर रात तक गपशप तो की जा सकती थी, पर वह भी नहीं हुआ। मनोज सचमुच बिजी था या मुझसे बच रहा था। मनीषा ने बताया था कि स्मार्ट, स्टाइलिश या टिप टॉप महिलाओं से मम्मी जी को बहुत चिढ़ थी, और जिनसे उन्हें चिढ़ थी उन लोगों से बेटे को भी एलर्जी थी। मुझे याद आया, जीजा जी हमेशा मुझे स्मार्ट बेबी कहते थे, पिंकी को पिंकी द ग्रेट कहकर बुलाते थे, और मैं शो स्मार्ट बेबी। क्या मेरी स्मार्टनेस दीदी को अखरती थी? क्या जीजा जी की प्रशंसा उन्हें चुभती थी, खलती थी? क्या मैं भी उनके शक के दायरे में थी? मनोज की बेरुखी कहीं उसी का प्रतिबिंब तो नहीं, सोचकर मन खट्टा सा हो गया। आखिर मेरे जाने का दिन आ पहुंचा। वादे के मुताबिक मनोज घर जल्दी आ गया था। मुझे स्टेशन पर उसे ही छोड़ना था। बच्चों की ट्यूशन का समय था तो मनीषा का घर में रहना जरूरी था। अश्रुसिक्त नैनों से उसने घर से ही मुझे विदाई दी। ट्रेन 5-10 मिनट लेट थी। प्रतीक्षा में खड़े हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। इतनी फुर्सत में वह मुझे पहली बार मिला था। एकाएक मैं भावुक हो आई। मनोज, मैंने कहा, तुम जानते हो मौसी को कहीं कहीं मासी भी कहते हैं, मतलब है माँ जैसी। मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही ममता देती हैं। इसीलिए जब भी कभी मम्मी की याद आए बेखटके मेरे यहाँ चले आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स, उसने अपने गहन गंभीर स्वर में कहा। थैंक्स फॉर द इनविटेशन मौसी, पर माफ़ कीजिए, मैं मम्मी की जगह किसी और की कल्पना ही नहीं कर सकता। शी वॉज एंड इन द वन एंड ओनली फॉर मी। थैंक्स ऑल द सेम। मैं तो सन्न रह गई। इस लड़के ने माँ के नैन नक्श तो लिए ही हैं, क्या उसकी तीखी जबान और तुनक मिजाजी भी विरासत में ले ली? बहुत बुरा लगा, अपने लिए कम, मनीषा के लिए ज़्यादा। रात को ट्रेन में अपनी बर्थ पर लेटी मैं उसी के बारे में सोच रही थी। माँ का नाम लेते ही यह लड़का इतना आक्रामक क्यों हो जाता है? इसे ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाला उसकी माँ की अवमानना कर रहा है? शायद उसने बचपन से अपनी माँ को
अकेले अन्याय से जूझते, उपेक्षा सहते देखा है। इसीलिए उसके अवचेतन में यह भाव बैठ गया है कि माँ की रक्षा उसे ही करनी है। अनजाने में ही वह माँ की ढाल बन गया है। अनजाने में ही वह माँ की ढाल बन गया है। माँ की मृत्यु के बाद भी उसकी गरिमा के प्रति सचेत है, सतर्क है। काश बेटे की 1/4 संवेदनशीलता भी अगर जीजाजी के पास होती तो आज इतिहास दूसरा होता। मेरी स्नेहमयी दीदी न इस तरह नकारात्मकता का प्रतीक बनती, न बेटा इतना असहिष्णु होता। काश। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी मम्माज बॉय। कैसी लगी कहानी कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा वाचन स्वर पसंद आया है तो उसे लाइक कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।